नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यानी आजादी के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने एक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। एक ऐसा कॉरिडोर जो भारत को बीच से पूरी तरीके से चीर सकता था और इसके लिए भारत के कुछ लोगों ने हामी भरी थी और कई सारे लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सोचिए जरा, अगर ये कॉरिडोर बन गया होता तो आज का बांग्लादेश जो आपको दिखाई देता है वो बांग्लादेश न रहकर हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता और पाकिस्तान के सैनिक भारत के बीचों बीच होकर निकल रहे होते भारतीय सेना को चिढ़ाते हुए। यहां तक कि ये जो चाइना केवल अक्साई चीन तक आकर बैठा है वो कल से भारत के सिर पर छाती पर चढ़कर बैठ गया होता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा कॉरिडोर है जिसे लेकर पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा, जिसे लेकर आज दिन तक बवाल मचा हुआ है। और सोचिए जरा, आज मैं आपको वो कॉरिडोर भी दिखाने वाली हूं। उसे देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसा हो गया होता तो इजराइल से भी भारी स्थिति आज भारत की होती। इजराइल चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और भारत में भी हर समय युद्ध के सायरन बज रहे होते। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस कॉरिडोर की पूरी कहानी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा सुनिए कि इस कॉरिडोर का प्रस्ताव कब, क्यों, कैसे रखा गया था, तो इसकी शुरुआत होती कैसे है। आप सभी को याद है कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और बंटवारे से बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो टुकड़े बने, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि ये आज का बांग्लादेश है। पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब भारत के दो टुकड़े कर दिए गए, एक और देश बना पाकिस्तान। अब यहाँ पाकिस्तान वाले लोगों के माइंड में सवाल चल रहे थे कि भाई साहब, हमने बंटवारा तो करवा लिया, जमीन तो ले ली, पर हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की? पश्चिमी पाकिस्तान को लगता था कि अगर पश्चिमी पाकिस्तान की सेना या फिर बड़े बड़े लीडर अगर बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के अंदर आकर बैठे और कल से पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर किसी ने अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया, तो क्या करेंगे? अच्छा, सारी के सारी सेना, नेता, तामझाम सब इधर हैं और अगर इधर ध्यान नहीं लगाया, कल से अगर भारत ने, चाइना ने या फिर किसी और देश ने भी इसके ऊपर हमला करके कब्जा लिया तो क्या करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई युद्ध हुआ भारत के साथ तो हम यहाँ तक सेना कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि इनको युद्ध तो भारत के साथ लड़ना है। भारत से ही अलग होकर भारत के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं और इसके लिए हमें यहां तक जाने के लिए बार बार भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, परमिशन मांगना पड़ेगा। क्योंकि आप जरा देखिए, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान की दूरी है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगर ये जमीनीगत इलाके से होकर जाएंगे तो भारत से परमिशन मांगना पड़ेगा। अगर इधर होकर जाएंगे तो हिंद अरब सागर के अंदर इनका थोड़ा सा हिस्सा है, उसके बाद भारत का एरिया शुरू होता है हिंद महासागर में, वापस बंगाल की खाड़ी इनके पास में थी, तो इतने इलाके में होकर जाना पड़ेगा। ये भी तो परमिशन की एक सबसे बड़ी वजह है। अब क्या किया जाए कि हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर ले, और इसी प्रकार की चीजों को लेते हुए पाकिस्तान के पिताजी के मन में एक बहुत ही खलबली मचाने वाला आइडिया आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि क्यों ना भारत के बीचों बीच एक गलियारा बना दिया जाए, एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए जिससे हम आसानी से यहां से टैंक लेकर चले जाए, हथियार लेकर चले जाए, सैनिकों को लेकर चले जाए और रेलगाड़ियां भी चला दे। बहुत आसानी से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होगा और हम आने वाले समय में अगर कभी युद्ध भी होगा ना तो भारत को इतना बुरी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, भारतीय सेना को इतना बुरी तरीके से चिढ़ाएंगे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई प्रकार के ख्याली पुलाव इसने पकाना शुरू कर दिया और मोहम्मद जिन्ना इसी ख्याली पुलाव को लेते हुए कहां बढ़ जाता है? भारत की तरफ। अब यह ख्याली पुलाव क्या था, जरा पहले यहां देखिए और फिर हम जानेंगे कि यह पाकिस्तान से उड़कर कहां आया था। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में क्या बातचीत हुई उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के माइंड में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया कि हम एक काम करते हैं, भारत के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि भाई साहब, पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए हमें एक गलियारा चाहिए। वो भी कितना किलोमीटर चौड़ा? 20 किलोमीटर चौड़ा गलियारा हमको चाहिए। और लंबा कितना है ये? 1600 किलोमीटर गलियारा चौड़ा है। जरा सोचो, अगर 20 किलोमीटर चौड़ा गलियारा, उसके अंदर ये ट्रेन चला दो, एयरपोर्ट बना दो, सैन्य अड्डा बना दो, फिर भी कम पड़ेगा क्या? नहीं।
अब इसने सोचा कि हम भारत के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि भाई साहब हमें बार बार इधर उधर जाने के लिए आपसे भीख मांगना पड़ेगा, कल आप इधर से नहीं जाने दोगे तो हम इधर होके जाएंगे, क्या चाइना इधर होकर जाने देगा? हमारे पास कई प्रकार की दुविधा है। आपने हमें देश देकर उपकार तो कर दिया, पर देश को हम जोड़कर कैसे रहेंगे? ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। इसकी सुरक्षा के बारे में तो सोचिए, यहाँ तक सेना कैसे पहुंचाएंगे? कई प्रकार की चीजें इसने रेडी कर ली और वही ख्याली पुलाव यानी इस कॉरिडोर का विजन अपने मन में लिए हुए कहाँ आ गया? पाकिस्तान से पहुंच गया नई दिल्ली। नई दिल्ली आने के बाद सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात होती है किसके साथ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इसने सबसे पहला प्रस्ताव रखा कि देखिए नेहरू जी, मेरा कहना यह है कि आपने बंटवारा करवाया, अच्छी बात है। आपने हमें 2 टुकड़ों में पाकिस्तान को दे दिया, ये भी अच्छी बात है। हमारे पास 2 समुद्री इलाके हो गए, ये भी अच्छी बात है। पर हम यहाँ तक जाएंगे कैसे? तो पंडित नेहरू बोलते हैं उड़ के जाओ या फिर समुद्री इलाके से जाओ। अरे वो तो ठीक है, पर अगर इमरजेंसी में हमें सेना पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे? और इसके लिए मेरे माइंड में एक बात चल रही है कि ये वाला कॉरिडोर बना देते हैं जिससे फायदा होगा। जैसे ही पंडित नेहरू के सामने ये बात बोली तो पंडित नेहरू ने बोला कि सबसे पहली बात, ये जो आप बात कर रहे हो बंटवारे के समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। दूसरा, आपकी जो बात है वो पूरी तरीके से अव्यवहारिक और दुर्व्यवहार जैसी लग रही है, और भारत की भूमि के बीच में होकर 2 देशों को जोड़ने के लिए जमीन दे, क्या पंचायती देश समझ रखा है क्या? इस प्रकार की बात करके इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में इनकार कर दिया कि आप जिस महत्वाकांक्षा से हमारे पास आए हैं वो तो पूरा नहीं हो सकता है। कर दिया इनकार। अब सोचा चलो पंडित नेहरू जी नहीं मान रहे हैं तो देश की जनता तो इनको बड़ा प्रेम करती है, सरदार पटेल जी को इनके पास चले जाते हैं। ये पहुंच गया सरदार पटेल के पास में और सरदार पटेल को भी वही खिचड़ी सुनाई कि भाई मैं ऐसा कॉरिडोर चाहता हूं, ऐसा ऐसा। जैसे ही पूरी बात सुनी और सरदार पटेल हो गए आग बबूला। ये सारे स्टेटमेंट कौन सी बुक में लिखे हुए हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सरदार पटेल ने जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी कहानी सुनी और इतना गुस्से से आग बबूला हुए कि उन्होंने गुस्से में कहा कि कायदे आजम, यानी मोहम्मद अली जिन्ना का एक नाम और था कायदे आजम, जो कि गांधी जी कई बार उन्हें कायदे आजम के नाम से बोलती थी। तो इनकी तरफ से कहा गया कि भाई कायदे आजम जरा हिसाब में रहकर बात करो, भारत के और कितने टुकड़े तुम करवाना चाहोगे? कितने टुकड़े और करवाना चाहोगे? कितना संकट और भारत के ऊपर लाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि भारत हर समय युद्ध लड़ता रहे, हर समय युद्ध के संकट ही भारत के ऊपर मंडराते रहे, एकदम पूरी तरीके से ऐसी स्थिति में भारत गिरा रहे कि कभी उठकर खड़ा ना हो पाए? चाहते क्या हो तुम? ये जरा बता दो। और इसके अलावा सरदार पटेल की तरफ से कहा गया था कि आज तुम्हारे माइंड में कॉरिडोर आ गया, तुम कॉरिडोर मांगने के लिए आ गए हो, कल तुम्हारे माइंड में कुछ और आ जाएगा क्योंकि पैसा भी तुम मांग रहे हो। अच्छा, पैसे वाली कहानी भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आज तुम्हारे माइंड में कॉरिडोर आ गया, कल से कुछ और भी आ सकता है, और ऐसे ही अगर तुम आते रहे तो भारत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा नमूना तो हमने 1947 में जब तुमने कबायली घुसाए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तभी हमने देख लिया कि तुम जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती मिलाने में क्या कर रहे हो। और ऐसे में अगर हम ये वाला इलाका दे दें तो तुम्हारा क्या भरोसा कि इधर उधर तुम किसी प्रकार से घुसपैठिए नहीं घुसाओगे? क्या भरोसा किया जाए तुम्हारा? ऐसी मांग अनुचित है, नहीं पूरी की जा सकती। दोनों ने इनकार कर दिया। तीसरा ऑप्शन कौन दिखा? माउंटबेटन। क्योंकि पहले अंग्रेजों के पांव में ही नाक रगड़ी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, तब जाकर इसको आजादी मिली है। मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों के सामने जाकर रो रहा था कि भाई साहब आजादी दिला दो, आप जब तक हो भारत के अंदर, यानी अंग्रेज भारत के अंदर हैं, तब तक बंटवारा हो जाएगा। ये दोनों फिर बंटवारा नहीं होने देंगे, नहीं देने देंगे। इनकी वजह से पाकिस्तान मिल गया। इनके सामने जाकर, माउंटबेटन के सामने जाकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, बोल रहा है कि आप जरा इनको समझाइए और बोलिए कि वो कॉरिडोर हमें दे दे, नहीं तो हम इधर उधर कहाँ से जा पाएंगे। माउंटबेटन ने पल्ला झाड़ लिया। माउंटबेटन ने बोला भाई साहब सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं, सत्ता पूरी तरीके से भारत को सौंप रहे हैं, अब कोई नया विवाद, नया झमेला मेरे को चाहिए नहीं, हम जा रहे हैं अपने देश वापस, कोई मतलब नहीं है। तीनों ने इनकार कर दिया। अब तीनों ने इनकार किया, वो चीजें कहाँ लिखी हुई है और अब आगे ये किसके पास जा रहे हैं उसके बारे में जाने। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि यूट्यूब खुद ही उसको दबा देता है, नहीं शेयर करता है, इसीलिए लोगों को पता होना चाहिए क्या हुआ था, इसलिए आप जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
शायद आज ऐसा पहली बार मैंने बोला है, तो जरूर से शेयर कीजिएगा। अब देखिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट जो आग बबूला होकर पटेल की तरफ से दिया गया था, वो स्टेटमेंट आपको मिलेगा द ग्रेट डिवाइड, जो पुस्तक है H.V. हेंडसन की तरफ से लिखी गई है, उनके अंदर ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा द इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, जो चौधरी मोहम्मद अली की तरफ से लिखी गई पुस्तक है, उसके अंदर यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना 3 से 4 लोगों के पास में गिड़गिड़ाने के पास बाद में ये कहाँ गया, इंटरनेशनल मीडिया के पास में गया, यानी पश्चिमी देशों की मीडिया के पास में जाकर बोलता है। उस समय जो प्रिंटिंग मीडिया हुआ करती थी, उनके पास जाकर बोला कि भारत हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, 2 टुकड़ों में बांट दिया, हमें बुरी तरीके से तोड़ दिया, पर हमें जाने के लिए रास्ता देने को रेडी नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, भारत हमारे साथ में गलत कर रहा है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से दिया गया है। किसके सामने? इंटरनेशनल मीडिया के सामने, द इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। तीसरा, अगर हम बात करें, जिन्ना पेपर्स वॉल्यूम 1 करके एक बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है, ये बातें लिखी गई हैं। और जवाहरलाल नेहरू की 2nd सीरीज के अंदर लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार के कॉरिडोर के प्रस्ताव को पूरी तरीके से लात मार दिया था। ये सारी बातें तो हो चुकी थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना के सामने लास्ट ऑप्शन कौन था? महात्मा गांधी जी। लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी जी कि अगर ये मान गए तो सब कुछ हो जाएगा। और आज भी देश केवल इन्हीं की बातों पे चलता है, ऐसा लग रहा था मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पूरी तरीके से गलत था। अब जरा सुनिए, मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पहुंच जाता है? गांधी जी के पास में, और गांधी जी से आकर पूरी विनती करता है 1948 के दौर में। आकर पूरी विनती करता है कि भाई हमने पटेल से बात कर ली, नेहरू से, सबसे बात कर ली, कोई नहीं मान रहा है, आप जरा उनको समझाइए ना कि क्या किया जाए। अब जरा सुनिए, उस समय गांधी जी की स्थिति क्या हो रही थी 1948 के दौर में। गांधी जी की स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि जैसे इनका पूरी तरीके से उपयोग किया गया और फिर बाद में इन्हें फेंक दिया गया हो। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि ऐसा कुछ किताबें बोलती हैं। गांधी जी आजादी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करते रहे, आजादी मिली, और आजादी के बाद में जब सत्ता भारतीय लोगों के हाथों में आ गई, तो गांधी जी को पूरी तरीके से कांग्रेस ने एक साइड दफा कर दिया है, एक साइड भेज दिया कि गांधी जी आप अपने काम से काम रखो। उसके भी रीजन है कि गांधी जी अपने काम से काम रखो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आजादी मिली, सरदार पटेल रियासतों के एकीकरण में बिजी हो गए, पंडित नेहरू सत्ता के काम में बिजी हो गए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, प्रेमचंद जी, ऐसे कई सारे बड़े बड़े दिग्गज जो व्यक्ति हुआ करते थे, वो संविधान के लिए और भारत सरकार के कानूनों के लिए बिजी हो चुके थे। कई सारी चीजों के लिए लोग बिजी थे। गांधी जी के पास ऐसा कोई सरकारी पद नहीं था, इसीलिए गांधी जी कहाँ चले गए? देश भर में जहां जहां दंगे हुए थे, वहां लोगों का काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए निकल गए थे। यानी सीधे तरीके से कहूं तो सत्ता आने के बाद गांधी जी को कई सारे लोगों ने भुला दिया था, कोई भी याद नहीं रखना चाहता था। गांधी जी का महत्व धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के सामने बात रखी, तो गांधी जी को ऐसा फील हुआ था कि भाई अब वापस से चर्चा में आने का हमारे पास एक टॉपिक आ चुका है, क्योंकि गांधी जी के मन में पहले से ही 2-3 प्रकार की चीजें चल रही थी। पहली चीज, पाकिस्तान को 55,000 करोड़ रुपए देने हैं ना। गांधी जी को, माफ कीजिएगा, 55 करोड़ रुपए देने थे उस समय के। गांधी जी ने सोचा था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने हैं। एक दूसरी बात, सांप्रदायिक विभाजन जो हुआ था, उसे लेकर भी लोगों के मन में गुस्सा है, तो उसे लेकर भी स्टेटमेंट देना है। और तीसरा मुद्दा किसने दे दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, कॉरिडोर बना दो। अब गांधी जी बैठ गए आमरण अनशन पर। क्या कर लिया? गांधी जी बैठ गए आमरण अनशन पर। और यही बात पता चली किसको? कई सारे लोगों को। तो लोग वापस चर्चा करने लगे कि भाई गांधी जी तो हमारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कुछ बातें जो गांधी जी ने पहले बोली थी, वो ऑलरेडी चुभ रही थी किसको? नाथूराम गोडसे जी के मन में। ये सांप्रदायिक राजनीति को लेकर जो मैंने बोला है, उसमें गांधी जी के स्टेटमेंट है कि हम मंदिर के अंदर बैठकर कुरान पढ़ सकते हैं। तो फिर गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि हम मस्जिदों के अंदर बैठकर रामायण पढ़ सकते हैं? ये इनका मत है। दूसरी बात, गांधी जी ने यह कहा था कि अगर मुसलमान हमें मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान को मार दे तो चलेगा? ऐसे कई सारी विचारधाराएं थी जो मेल नहीं खा रही थी, और ऐसे कई सारे प्रश्न नाथूराम गोडसे जी के मन में चल रहे थे, जिसे लेकर फिर आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी गई थी।
अगर आप इसका पूरा डिटेलिंग वीडियो चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर से लेकर आऊंगी। अब जरा सोचिए कि गांधी जी का महत्व जो कम हो रहा था, उससे लेकर गांधी जी एक बार फिर से चर्चा में बने रहने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन के दौरान दो प्रमुख बातों पर जोर लगाया। पाकिस्तान को कॉरिडोर दे दिया जाए, और दूसरी बात कही गई थी कि पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए जो बाकी है वो भी दे दिए जाए। और बाद में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और ये वाले स्टेटमेंट कहाँ लिखे गए हैं, तो रामचंद्र गुहा जी की जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि सत्ता से गांधी जी दूर चले गए थे या फिर उन्हें दूर कर दिया गया था। दूसरी बात, गांधी जी की एक और पुस्तक है जो कि राजमोहन गांधी, जो कि गांधी जी के पौत्र हैं, इनकी तरफ से लिखा गया है। इसमें कहा गया था कि लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस पूरी तरीके से गांधी जी के खिलाफ थी, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी बनाकर नहीं बल्कि सेवा मंडल बनाना चाहते थे। कांग्रेस का पूरी तरीके से पतन करना चाहते थे, इसे तोड़ना चाहते थे कि अब कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, सेवा मंडल के रूप में ले लिया जाए। जो कि कांग्रेस के कई सारे नेता इसके विरोध में आ गए और उन्होंने कहा था कि सेवा ही करना है तो सेवा करते रहिए, राजनीति में मत पड़िए। इस प्रकार का स्टेटमेंट इन्हें दे दिया गया था। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको इन दोनों बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो आप जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि हम विद सबूत यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब सारी बातें तो यहाँ हो गई कि कौन मान रहा था, कौन इनकार कर रहा था, वो तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रही हूं कि अगर ये कॉरिडोर बन गया होता तो क्या होता। जरा सुनिएगा, आंखें भी खुली रखकर और कान भी खुले रखकर। अगर ये कॉरिडोर बन गया होता तो आज ये पाकिस्तान इधर से घुसपैठ करता है, केवल इधर से घुसपैठ नहीं कर रहा होता, ये पाकिस्तान इधर से और इधर से भी घुसपैठ कर रहा होता। ये आज बांग्लादेश ना होकर केवल और केवल पूर्वी पाकिस्तान होता, तो भारत इधर भी घुसपैठ कर रहा होता, इधर भी घुसपैठ कर रहा होता। सबसे बड़ी बात, भारतीय लोगों को अपनी ही भूमि में जाने के लिए इस पाकिस्तान से परमिशन लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि बीचों बीच 20 किलोमीटर का कॉरिडोर है, वो भी इतना चौड़ा। यानी हमें जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के आधे पार्ट में और पूरे 7 सिस्टर में, पूर्वोत्तर राज्यों में जाने के लिए हमें किससे परमिशन लेना पड़ता? इस पाकिस्तान से परमिशन लेना पड़ता है। भाई साहब, तुम्हारी ट्रेन थोड़े टाइम के लिए रोकोगे? हमारे नेताजी विजिट के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी ट्रेन थोड़े टाइम के लिए रोकोगे? हमारी सेना उधर जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, हमें बात बात पर इससे परमिशन लेना पड़ता। ये घुसपैठ इधर से ना करवा के इधर भी भारत को डिस्टर्ब करने की बुरी तरीके से कोशिश कर सकता था। यानी हर समय भारत के किसी न किसी कोने में बम धमाके की आवाज, ड्रोन उड़ते हुए, सर्विलांस करते हुए, ऐसी चीजें सुनाई दे रही होती। 2 चीजें आपको समझ में आई। तीसरी सबसे बड़ी बात आप सुनिए, ये चाइना जो तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद हमारे अक्साई चीन में घुस आया था, आया ना? इधर देखो, पाकिस्तान ने हमसे पीओके लिया है ना, वो भी एक गलती की वजह से, जबकि भारतीय सेना युद्ध जीत रही थी, फिर भी ये पीओके गया। और पीओके लेने के बाद इसने ये सक्ष-ग्राम वैली चाइना को गिफ्ट करी। तो चाइना के पास भारत के 2 इलाके तो पहले ही पहुंच गए हैं। अब मुझे बताओ कि अगर यहां तक पाकिस्तान बैठा होता तो क्या ये चाइना यहीं सीमित होता? कभी नहीं, कभी भी सीमित नहीं होता। और ये चाइना धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता और ये पाकिस्तान चाइना के साथ बुरी तरीके से मिल गया होता। यानी ऊपर वाला इलाका ये आज हमारे पास कभी नहीं होता, ये पूरी तरीके से चाइना और पाक के कंट्रोल में चला गया होता। गया होता कि नहीं गया होता? चला गया होता ना। इधर समुद्री इलाके की बात करें तो अरब सागर पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में, और ये वाला इलाका भी पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में। हमारे पास बचा हिंद महासागर, यहाँ पे भी आ रही हूँ, ये भी सुनिएगा कि यहाँ पे भी डिस्टर्ब करने आते ही है। कैसे डिस्टर्ब करते? उससे पहले जरा ये सुनो कि इसी कॉरिडोर में इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक एक ट्रेन जा रही होती, जो हमारे कानों तक गूंज आ रही होती कि भाई साहब पाकिस्तान वाले ट्रेन लेकर जा रहे हैं। हमारे ही साथ युद्ध लड़ने के लिए हमारे ही जमीन से होकर टैंक जा रहे होते, सेना जा रही होती। सोचिए जरा कितनी बड़ी बात होती। और सबसे बड़ी बात, अगर दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करना है तो ये पाकिस्तान यहाँ से क्या करता? इस्लामाबाद सामान लेकर आता। इस्लामाबाद से ये सामान भारत की धरती पर होते हुए, पूर्वी पाकिस्तान से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए दक्षिण एशिया के साथ आसानी से व्यापार कर रहा होता। आगे देखो, ये चाइना का मैप जो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा हो गया होता।
ये ऐसा हो गया होता। और अब आप जरा सुनिए कि जिस प्रकार से चाइना कहाँ तक आकर बैठा, ग्वादर वाले इलाके में। तो आप जरा सोचिए कि ईरान से और इन खाड़ी देशों से आने वाला माल जो आज इधर होकर जाता है, वो इधर होके नहीं जा रहा होता, वो इस साइड होते हुए सीधा चाइना पहुंच रहा होता। ये चाइना, सीधा चाइना, यानी ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से सीधा भारत की भूमि में होते हुए चाइना पहुंच गया होता, है कि नहीं। इसके अलावा अगर व्यापार करना है तो यहाँ से होते हुए ये सामान पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी, फिर म्यांमार, थाईलैंड, कोलंबिया, कंबोडिया, माफ कीजिएगा, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, सभी देशों के साथ में यहाँ पर व्यापार हो रहा होता। अब जरा देखिए, भारत के पास में केवल डिस्टर्ब करने के लिए दो देश नहीं होते, पाकिस्तान चाइना ही नहीं, एक और देश आकर बैठ गया होता। यानी ऊपरी इलाके में तो हमको परेशान कर रहा होता चाइना पाकिस्तान, और नीचे वाले इलाके में आकर बैठ गया होता अमेरिका। क्योंकि जब 1947 में बंटवारा हुआ, सबसे पहली बार फंडिंग अगर किसी देश ने पाकिस्तान को करी है तो वो केवल अमेरिका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास दो समुद्री इलाके थे, एक ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान में अरब सागर का, और ये पूर्वी पाकिस्तान में ये वाला इलाका बंगाल की खाड़ी। और अमेरिका यही तो चाहता था कि अगर हम इस इलाके में आकर बैठ गए, हमारे सैन्य अड्डे यहाँ बन जाएंगे, क्योंकि इस वाले इलाके में ऑलरेडी उसका सैन्य अड्डा मौजूद है। डिएगो गार्सिया, आप जानते हैं ना, ब्रिटेन वालों का, जो अभी लीज पर ले रखा है अमेरिका ने। तो अमेरिका यहाँ तक भी आकर बैठ गया होता। और आज भारत की स्थिति ठीक इजराइल के जैसी हो गई होती कि इजराइल जैसे एनी टाइम आस पड़ोस के देशों से पूरी तरीके से दुश्मनों से घिरा हुआ है, किसी भी समय युद्ध के सायरन बजते हुए दिखाई देते हैं, वैसी स्थिति आज भारत की बन गई होती। तो अब आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये जो कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव दिया गया और कुछ लोगों ने मानने से इनकार किया और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया था, और अगर ऐसा हो गया होता तो क्या हो रहा होता। और एक और बड़ी बात जो मैंने बोला था कि दक्षिण भारत में भी आकर बैठ गए होते, तो आज भारत के अंदर यहाँ PFI एक संगठन एक्टिव है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि जिस दिन भारत ये पश्चिमी पाकिस्तान के साथ में लंबा युद्ध लड़ने के लिए बिजी हो गया, उसी दिन हम दक्षिण भारत के अंदर शरिया कानून लागू करके दक्षिण भारत को पूरी तरीके से इस्लामिक घोषित कर देंगे। आप अगर PFI के बारे में भी जानना चाहते हैं ना, तो मुझे लिखिएगा, मैं इसके ऊपर पूरा रिसर्चर वीडियो लेकर आऊंगी, पूरा डिटेलिंग आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लक्ष्य रखे गए। मुझे बताइए, क्या भारत हमारे पास इतना सा होता और क्या ये चैन से जीने देते? आप जरूर से लिखिएगा क्या सोचते हैं आप सारी की सारी बातें सुनकर, कि ये किस प्रकार का बंटवारा हुआ था, किस प्रकार की चर्चा हुई थी, और किस बात के पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिए गए और देने के लिए आमरण अनशन किया जा रहा था। सबके बारे में आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। किसी ने मुझे बोला था कल कमेंट में कि जरूर से बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।